वो ये कि हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स का रिवीजन करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन्स का, मशीन्स में हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे: ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन। एक्चुअली ये सीरीज ये सोच के बनाई जा रही है कि कम समय में रिवीजन कैसे बने करें। तो ये ऑलरेडी नोट्स हैं, मेरे ही बनाए हुए नोट्स हैं। तो इन्हीं नोट्स के द्वारा हम रिवीजन करने की कोशिश करेंगे ताकि ये कम समय में रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले ये समझेंगे कि फंडामेंटल्स क्या हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है वो समझेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है, जो सबसे पहले हमें समझना चाहिए, वो है ऑरिस्टेड लॉ। सबसे पहले हमें क्या समझेंगे हम? ऑरिस्टेड लॉ। तो ऑरिस्टेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर कोई ऐसा कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। चारों ओर क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। दो चीज़ें, एक चीज़ ये बताए कि अगर करंट फ्लो हो रही तो एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरी चीज़ ये बताए कि अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, अगर करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये बात बोली किसने? ऑरिस्टन। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि करंट कैरिंग कंडक्टर चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और करंट की डायरेक्शन अगर चेंज कर दोगे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ये किसने बोला? ऑरिस्टेड ने। ऑरिस्टेड ने एक बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स जोड़ दिया, यहाँ पे एक स्विच जोड़ दिया। जैसे ही स्विच को कनेक्ट किया वैसे ही करंट इधर से इधर की ओर फ्लो करने लग गई। तो मान लेता हूँ कि जब करंट राइट टू लेफ्ट फ्लो की थी तो इस तरह का डिफ्लेक्शन हुआ था मैग्नेट में। नॉर्मली ऐसा होगा। फिर इन्होंने क्या किया? बैटरी की पोलैरिटी बदल दी तो करंट की डायरेक्शन बदल गई, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इन्होंने 2 कंक्लूजन दिए। एक तो ये कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब किसी भी कंडक्टर में, चालक में धारा बह रही है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जरूर होगा। और अब अगर धारा की दिशा उसमें बदल दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं, चाहे एसी करंट हो चाहे डीसी करंट हो, चुंबकीय क्षेत्र होगा। और अगर डीसी करंट है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सेम रहेगी, और एसी में चूंकि करंट की दिशा बदलती है तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी बदलती रहेगी। अच्छा, अब उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी कैसे? ये तो बता दिया ऑरिस्टेड ने कि करंट की दिशा बदलोगे तो बदल जाएगी, पर वास्तव में दिशा कैसी होगी ये हम ज्ञात करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। किससे ज्ञात करेंगे? राइट हैंड थंब रूल से, RHT से। इस नियम के अनुसार हम क्या करते हैं? अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को करंट की दिशा में रखते हैं। ये करंट की दिशा नीचे से ऊपर की ओर है, तो नीचे से ऊपर की ओर आप क्या करोगे? दाहिने हाथ के अंगूठे को रखोगे। तो उसके बाद में अपने फिंगर्स को रोटेट करोगे। तो फिंगर्स रोटेट करोगे, अगर ऊपर की ओर थंब रखे तो फिंगर्स इस तरीके से कुछ रोटेट होंगी, फिंगर्स ऐसे करके कुछ रोटेट होंगी। तो इस केस में दाहिने हाथ के अंगूठे को अगर करंट की दिशा में रख दोगे तो फिंगर्स का रोटेशन जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बता देगा। ठीक है, अंगूठे को किधर रखना है? कंडक्टर्स में फ्लो होने वाली करंट की दिशा में। तो फिंगर्स जो होंगी वो क्या बताएंगी? फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताएंगी। मतलब इसके चारों ओर इस तरीके से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पहले वाले में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इस वाले में क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रोटेट कर रही होंगी। अब अगर कोई लूप है, ये जो पहले वाला केस हमने डिस्कस किया था ये किसी कंडक्टर के लिए, किसी स्ट्रेट कंडक्टर के लिए है। अब अगर कोई लूप है तो लूप में चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे? उसके लिए क्या है? तो मान लो यहाँ पे ये लूप है, तो हम क्या करते हैं? इस लूप में करंट की दिशा ऐसे दी गई है, तो इस लूप में करंट की दिशा की वजह से अगर हमें निकालना है, करंट की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो इस केस में क्या होता है? करंट की दिशा में फिंगर्स को रोटेट करेंगे। करंट की दिशा में क्या करेंगे? फिंगर्स को रोटेट करेंगे। करंट की दिशा में फिंगर्स को रोटेट करेंगे। तो
थंब जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा कहाँ पे, इनसाइड द लूप। यहाँ पे इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, हम ये देखेंगे रोटेशन ऑफ फिंगर्स किस डायरेक्शन में, करंट की दिशा में। थंब जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। तो अगर करंट की दिशा में दाहिने हाथ की फिंगर्स को रोटेट करोगे तो थंब ऊपर की ओर आएगा। तो यहाँ पे डॉट से दिखाया गया है। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें और समझ लो। डॉट का मतलब होता है आउटसाइड, डॉट मतलब आउटसाइड। तो डॉट का मतलब ये है कि ये चुंबकीय क्षेत्र इस तल को लीव कर रहा है, इस तल से बाहर की ओर निकल रहा है। और क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड, क्रॉस का मतलब क्या होगा, इनसाइड, अंदर की ओर जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जा रहा है। याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, डॉट हम जब लिखते हैं DOT तो ऐसे लग दो, इसमें यू और लगा दो तो ये डॉट मतलब आउट बन जाता है। ऐसे करके याद रख सकते हो और कोई तरीका नहीं। डॉट आउट लगभग एक जैसा साउंड होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या समझा कि किसी लूप में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालोगे। कंडक्टर में निकालना है, किसी कंडक्टर में अगर निकालना होता है तो थंब को करंट की दिशा में रखो, फिंगर्स जो होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बता देंगी। किसी लूप में निकालना है तो फिंगर्स को पहले रोटेट कराओ करंट की दिशा में, तब थंब जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र बता देगा उस लूप के अंदर। देखो वही लिखा हुआ है, लूप के लिए दाहिने हाथ की फिंगर्स को लूप में फ्लो होने वाली करंट की दिशा में रोटेट कराया जाएगा तो थंब जो होगा वो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बता देगा। मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट को नॉर्थ पोल पर लीव करता है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये चर्चा किया है कि अगर कोई मैग्नेट है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा। तो सिंपल सी चीज़ ये याद रखो, देखो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि नॉर्थ से निकलेगा कि साउथ से निकलेगा। सिंपल सा ये याद रखो, अगर ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है तो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेट को जहाँ छोड़ेगा वो नॉर्थ पोल होगा, इस तरीके से यहाँ छोड़ेगा, ऐसे वापस आ रहा होगा। ठीक है, अब कोई कहता है नॉर्थ से साउथ होती है, साउथ से नॉर्थ, फिर कन्फ्यूजन हो जाता है कि चुंबक के अंदर क्या होती है, चुंबक के बाहर क्या होती है। तो हमें ये सब झंझट याद ही नहीं रखना, हमें सिंपल एक चीज़ याद रखनी है कि जिस जगह से निकल रही होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो नॉर्थ पोल बनेगा, और जिस जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही होगी वो साउथ पोल बनेगा। बस इतना से याद रखो। अब देखो मैग्नेट दो तरह की होती है। मैग्नेट कितनी तरह की, दो। एक तो परमानेंट मैग्नेट जो हम बचपन से जैसे चुंबक बोलते आ रहे हैं वो परमानेंट मैग्नेट है। दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब ऐसी मैग्नेट्स जिनमें जब तक करंट रहेगी तब तक तो उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी, वो चुंबक की तरह बिहेव करेंगी, नॉर्थ और साउथ पोल बनेंगे। और जैसे ही करंट जीरो हो जाएगी वैसे ही वो चुंबक की तरह बिहेव करना बंद कर देंगे, फिर उसमें पोल्स नहीं बनेंगे। इनको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। हमारी सारी मशीन्स की डिवाइस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे बेस्ड है। परमानेंट मैग्नेट का बहुत कम यूज है ये नहीं कह सकते, पर बहुत कम यूज है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में, किसी एक कोर पे मैग्नेटिक, किसी एक कोर पे हम बाइंडिंग कर देते हैं। इस तरीके से कोर बनाई और इस पर हमने क्या किया, तार लपेट दिया, इस पर तार लपेट दिया, बाइंडिंग कर दी। तो जब इसमें आई करंट फ्लो करेगी, जब इसमें आई करंट फ्लो करेगी तो आपको पता है कि फिंगर्स को लूप में बताया, लूप के केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, फिंगर्स को करंट की दिशा में रोटेट कराओ तब जो थंब होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से लीव हो रहा है तो यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। तो ये किसकी वजह से बना है, करंट की वजह से, यहाँ जो करंट फ्लो कर रही उसकी वजह से। ठीक है, अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, फ्लक्स जो बनता है, चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है, ये हमेशा करंट के प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ज़्यादा फ्लक्स बनेगा, और कम करंट होगी तो कम फ्लक्स बनेगा। इसी चीज़ को यहाँ पे ऐसे हमने एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे वोल्टेज दिया तो ये एक लूप है, उस लूप में यहाँ पे फ्लक्स पाई सेट हो गया। आर जो है वो इसका रिलक्टेंस है। जैसे हम इलेक्ट्रिक के केस में पढ़ते हैं V बराबर आई इंटू में आर, या आई बराबर V अपॉन आर, तो आर रजिस्टेंस होता है। इसी तरह से यहाँ पे जो होता है फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाता है फ्लक्स फाई बराबर, वोल्टेज को हम EMF बोल देते हैं, इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा MMF हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा रिलक्टेंस। और MMF बराबर होता है N इंटू में आई, ये याद रख लेना, N इंटू में आई। MMF बराबर नंबर ऑफ टर्न इंटू में करंट, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न, इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर टर्न।
देखो लिखी भी हुई है, एमएमएफ बराबर एन इंटू में आई, और यूनिट क्या है, एम्पियर टर्न। ये याद रखो, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है यूनिट केवल। तो यहाँ से फ्लक्स फाई बराबर एमएमएफ अपॉन आर, रिलक्टेंस हो जाएगा एमएमएफ, एन टू आई रख दिया तो फाई प्रोपोर्शनल टू आई हो गया, जो थोड़ी देर पहले बताया था। और फाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है रिलक्टेंस की, फाई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है रिलक्टेंस की, मतलब रिलक्टेंस ज़्यादा होगा तो फ्लक्स कम होगा। अब रिलक्टेंस का फॉर्मूला भी देख लो, रिलक्टेंस आर बराबर एल अपॉन म्यू इंटू में ए, आर बराबर होता है एल अपॉन म्यू इंटू में ए। जैसे रेजिस्टेंस बराबर होता है एल अपॉन सिग्मा ए, ऐसे यहाँ पे एल अपॉन म्यू ए होता है, जहाँ पे म्यू बराबर होता है म्यू नॉट इंटू में म्यू आर। ये 3-4 जो फॉर्मूले बहुत आसान है, बहुत ज़रूरी फॉर्मूले हैं। म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू में म्यू आर, म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू में म्यू आर, जहाँ पे म्यू नॉट जो है वो किसकी है, एयर की परमेबिलिटी है। किसकी परमेबिलिटी है, एयर की परमिएबिलिटी, चुंबकशीलता मतलब। और म्यू आर जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है, ये क्या होती है, रिलेटिव। और म्यू जो होती है वो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होती है। म्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ठीक है, तो म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू में म्यू आर। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, पर 3-4 चीज़ें याद रखो। ये फार्मूला एजीटी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। ये पूछा जा सकता है फ्लक्स और रिलक्टेंस का क्या रिलेशन है, इसकी यूनिट ये पूछा जा सकता है। म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू में म्यू आर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करें, जिस मटेरियल की परमिएबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, मतलब जिसका म्यू जितना ज़्यादा होगा, उसका रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, उसका रिलक्टेंस जो होगा वो कम होगा। रिलक्टेंस क्या होगा, कम होगा। और रिलक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स ज़्यादा, परमिएबिलिटी ज़्यादा, रिलक्टेंस कम, इसका मतलब उसमें फ्लक्स आसानी से बन जाएगा ना, आसानी से सेट हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई। बाइंडिंग में नंबर ऑफ़ टर्न अगर बढ़ा दोगे, नंबर ऑफ़ टर्न, ये फिर देखो, अब आपको फिर से बताऊँ, फ्लक्स को बढ़ाने के 2 तरीके हैं। एमएमएफ और रिलक्टेंस है, मतलब एन आई अपॉन आर। तो 2 तरीके हैं, या तो करंट के मान को बढ़ा दो, या फिर फेरों की संख्या को बढ़ा दो। इन दोनों ही तरीके से फ्लक्स के मान को बढ़ाया जा सकता है। रिलक्टेंस फ्लक्स के सेट होने का अपोज करता है, जैसे रेजिस्टेंस करंट का विरोध करता है, ऐसे ही रिलक्टेंस फ्लक्स के सेट होने का अपोज करता है। हर मटेरियल का अलग अलग होगा, क्योंकि हर मटेरियल का म्यू अलग होता है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें समझी। देखो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने ओरिस्टेड का नियम समझा। ओरिस्टेड में हमने ये बताया कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो क्या होगी, चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और डायरेक्शन उसकी क्या होगी, चेंज होगी, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो। उसके बाद फिर हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा। तब हमने बताया कि राइट हैंड थंब रूल में क्या होंगे, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, और फिंगर्स जो होंगी वो क्या बताएंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे। फिर हमने लूप के लिए पढ़ा, तो लूप के केस में क्या करेंगे, फिंगर्स को हम रोटेट कराएंगे किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, और थंब जो होगा वो क्या बताएगा, थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लूप, लूप के अंदर, इनसाइड लूप मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। ठीक है, इसके बाद में हमने फिर क्या पढ़ा है, इसके बाद फिर हमने 3-4 बेसिक फॉर्मूले पढ़े। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, एम एम एफ बराबर एन इंटू में आई, फाई बराबर एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस, रिलक्टेंस बराबर एल अपॉन म्यू ए, म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू में म्यू आर। ये 3-4 फॉर्मूले पढ़े।